नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए गणित के सेट लेके आएंगे, तो आज हमारा मैथ का सेट नंबर फर्स्ट होने वाला है। इस सेट में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे आपके आरआरबी एनटीपीसी में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न होने वाले हैं। तो देखिए, हम 5 सेट इसमें मैथ के करने वाले हैं, ठीक है। और आज हमारा पहला सेट होने वाला है, और जिससे आपको यह आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इन सेट्स में हम इजी भी रखेंगे, मॉडरेट भी रखेंगे और हार्ड भी रखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग के 2 सेट आपके इजी होंगे, फिर उसके बाद मॉडरेट और हार्ड लेवल का हम लेके चलने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए, जितना मैं आपको करवा रहा हूं मैथ में, अगर आप उतना कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है जी। जो क्लासेस हम करवाने वाले हैं, जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, आपको सिर्फ उतना कर लेना है और उनकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। फिर मैथ में स्कोर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैथ में आप पूरा स्कोर करने वाले हो, और बड़े प्यार से बड़े आराम से समझाने वाला हूं। जो मैथ में बिल्कुल जीरो है उसको हम क्या बनाने वाले हैं, जीरो से बिल्कुल हीरो बनाने वाले हैं, कि वो मैथ में मैक्सिमम स्कोर है वो कर पाए। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं और पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में 28 दिसंबर 2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 4, 38, 764, 1256 सभी गुना में है। इनमें हमें इकाई का अंक क्या है ये हमें बताना है। इकाई का अंक सभी जानते होंगे कि जैसे हमारी ये संख्या है 126, हमने कोई संख्या लिखी तो हमें इधर से शुरुआत करनी होती है, और जो पहला अंक होता है उसको क्या बोला जाता है, इकाई का अंक बोला जाता है, या इसी को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट इसको बोला जाता है। दूसरे अंक को दहाई का अंक बोला जाता है, तीसरे अंक को सैकड़े का अंक बोला जाता है, ठीक है जी। लेकिन हमें इसमें इकाई का अंक निकालना है। इसका मतलब है कि इन सभी संख्याओं को अगर हम गुना करें तो गुना करने पर जो पहला अंक प्राप्त होगा वो क्या होगा, ये हमें बताना है। बड़ा प्यारा तरीका आपको बताता हूं। क्या लिखा गया है आपका? 4 गुना 38 ये लिखा गया है। उसके बाद है आपका 764 और गुना में है आपका 1256 है, ये है आपका, ठीक है जी। इसमें आपको बताना है। तो इसमें देखिए बताना है तो हम कैसे बताएंगे। इसमें इकाई का अंक, ये वाला क्या है? इकाई का अंक है। अगर इसको इसके इकाई के अंक से गुना करें तो 6 चौके 24 प्राप्त होता है। 6 को 4 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होता है अपना? ये 24 प्राप्त होता है। इसका मतलब यहां पर भी इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ हमें? 4 प्राप्त हुआ। इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ हमें? यहां पर 4 प्राप्त हुआ। इस 4 को अगर हम इसके इकाई के अंक से गुना करें तो क्या हो गया? 8 चौके 32 हो गया। तो यानी इकाई का अंक कितना प्राप्त हो गया हमें? 2 प्राप्त हो गया। क्योंकि 8 चौके क्या होता है? 32 होता है, तो 32 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 ही क्या हो जाएगा? हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। फिर इसको हमें इससे गुना करना है तो 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका मतलब इन सभी को गुना करने पर जो हमारा इकाई का अंक आने वाला है वो 8 आने वाला है। देखो, क्वेश्चंस को बड़े प्यार से समझा है, आप आराम से आपको एग्जाम में करना है और बहुत जल्दी आप करोगे। क्या? कुछ नहीं करना कि भाई इकाई का अंक 6 है, इधर 4 है तो गुना करो, 6 चौके 24, कितना प्राप्त हो गया? 4 हो गया। अब 4 को 8 से गुना करेंगे, 8 चौके 32 होता है, इकाई का अंक 2 हो गया, और 2 को 4 से गुना करेंगे, इकाई का अंक 8 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यहां पर आंसर हो जाएगा कि इकाई का अंक क्या हो गया अपना? 8 हो गया। ओके जी, ठीक है, समझ में आ गया। अब आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपना क्या है, इसको भी बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। एलसीएम एचसीएफ का है अपना ये।
कि दो संख्याओं का योग है, हमें 60 दिया गया है। बोला गया कि दो संख्याएं हैं और उनका योग कितना है, 60 है। उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 है। दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, यह अपने को बताना है। बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस प्यार से ही हम करेंगे। देखो क्या है, दो संख्याओं का योग हमें बोला है, इसका मतलब होता है जोड़। तो दो संख्याएं हमने मान ली कि x और y है और इनका जोड़ हमें कितना दिया गया है, यहां पर 60 दिया गया है, वो हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद दिया गया है एलसीएम और एचसीएफ। तो दो संख्याओं का आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो आपने एक फॉर्मूला आपको पता होगा, वो क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। यह फॉर्मूला आपने देखा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना निकालना है तो हमें एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर देंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा। तो पहली संख्या हमने x मानी है, दूसरी संख्या y मानी है, तो गुना करने पर ये xy हो गया। और बराबर में प्राप्त हमें करना है तो एलसीएम गुना एचसीएफ हम लिख देंगे। एलसीएम हमें दिया गया है 72 और एचसीएफ दिया गया है हमें 12। यह कितना हो जाएगा, 10 करेंगे तो 720। देखो 10 से गुना करो, 72 को 10 से गुना करो, कितना हो गया आपका, 720 हो गया। 72 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 144 और हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका यहां पर 864 आपका यहां पर होने वाला है। कितना होने वाला, 864। तो इसका मतलब x गुना y का मान हमारे पास कितना आ गया, 864 आ गया। अब हमें क्या पूछा है उस पर ध्यान देना है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जैसे हमारा x हमने संख्या मानी है, इसका उल्टा क्या होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, इसका मतलब क्या है, उसके बटे में 1 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/x। वैसे दूसरी संख्या हमने y मानी है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 हो गया, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। अब इनका जोड़ हमें निकालना है, इसका मतलब 1/x प्लस में 1/y का मान हमें निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। अब आराम से कर लेंगे, इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम xy, x से x कट गया तो y बच जाएगा, y से y कट गया तो x बच गया। इसका मतलब ऊपर है प्लस में है तो आगे पीछे कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस में और गुना में आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान हमारे पास कितना है, 60 है, तो हम यहां पर 60 लिख देंगे। x इंटू वाई का मान, गुना का मान कितना है हमारे पास, 864 है, तो हम यहां पर कितना लिख देंगे, 864 लिख देंगे। बस काट देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 12 से काट दीजिए, 12 पंजे 60, 12 से करोगे तो 12 छिकी 72, 12 साते 84 हो गया आपका, 2 बच गया, 12 दूनी 24, तो ऊपर आपका 5 आ जाएगा, नीचे आपका 72 आ जाएगा, तो 5/72 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखो बड़े प्यार से समझाया मैंने ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। ठीक है, एक बार हम क्लासेज कर लेंगे, सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद आप इसको बड़ी स्पीड से और जल्दी जल्दी आंसर करने वाले हो। बात समझ रहे हो, लेकिन सीखना बहुत जरूरी होता है। तो आपको अगर ये चीजें सीख गए ना, देखो ये आपको पता था तो डायरेक्ट आपको ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिखोगे कि यहां पर इसका मान ये है, डायरेक्ट लिखोगे, आंसर निकल जाएगा। लेकिन अभी छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको सिखाते हुए चलूंगा मैं, फिर एक बार आप सीख जाओगे उसके बाद आप खुद निकालना शुरू कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्या है ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, इस टाइप का क्वेश्चन है, वो आपके एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, और ये एनटीपीसी में ही 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि उसके बाद में एग्जाम नहीं हुआ है एनटीपीसी का। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है
हमें इस क्वेश्चन को इधर से सोल्व करना होता है पीछे से, जिससे ये आसानी से सोल्व हो जाता है। लग रहा होगा आपको बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप इसको पीछे से सोल्व करते हुए लेके आओगे तो आपके लिए बहुत ही आसान ये होने वाला है। कैसे करते हैं? सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 5000 में 4999 अपने को माइनस करना है। तो 5000 में 4999 माइनस करेंगे तो रूट के अंदर कितना बच जाएगा? अपने पास 1 बच जाएगा। कि हमारे पास जो रूट है उसके अंदर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो 1 का रूट कितना होता है? 1 ही होता है। तो यानी कि इसके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। तो यहां तक अपना पूरा सोल्व हो गया और इसके स्थान पर हमने यहां पर क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया हमने? यहां पर 1 लिख दिया। ये हमारा अभी खत्म हो गया। तो अब इसको सोल्व करेंगे क्योंकि रूट के अंदर ये है दोनों, इनको सोल्व करेंगे तो 80 + 1 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। और ये रूट के अंदर है। 81 किसका रूट होता है? 81 किसका होता है? 9 का होता है। ठीक है, 81 किसका होता है? ये आपका 9 का होता है। तो यानी इस पूरे के स्थान पर हम 9 लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने 9 लिख दिया। इस पूरे के स्थान पर हमने 9 लिख दिया। अब 16 + 9 कितना हो जाएगा? आपका कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो रूट के अंदर कितना आ गया? आपका 25 आ गया। और ये 25 किसका मान होता है? 5 का मान होता है। तो इसका मतलब आपका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी 5। देखो कितना आसान था, बिल्कुल आसान था। ज्यादा मेहनत ही आपको नहीं करनी इसमें। पीछे से सोल्व किया, 5000 में 4999 माइनस किया, 1 आया। 1 रूट में 1 का मान होता है। 1 इसमें जोड़ा, 81 आ गया। वो किसका मान होता है? 9 का। इसमें 9 जोड़ा, 25 आ गया। 25 किसका मान होता है? 5 का। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? यहां पर हमारा 5 है, वो आंसर निकल के आ गया। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान होते हैं। देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बड़े प्यार से आपको इसको सोल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन एनटीपीसी की जान है और ऐसी कोई शिफ्ट नहीं हो सकती जिसमें यह ना पूछा जाए। देखो 0.532 लिखा हुआ है और 32 के ऊपर बार दिया गया है और बताना है ये कौन सी भिन्न के समतुल्य होने वाला है जो आपको यहां पर भिन्न दी हुई है। भिन्न में जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको अंश बोला जाता है, नीचे वाले पार्ट को हर बोला जाता है। ठीक है जी। तो जब भी ऐसे आपके सामने आ जाए तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 0 ये लिखा हुआ है, तो दशमलव के बाद जितनी संख्या है सबसे पहले हमें उसको लिखना है। वो कितना है? आपका 532 है। वो कितना है? 532 है। तो वो 532 हमने लिख दिया। जिसके ऊपर बार नहीं है, देखो बार है उससे हमें अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब हमें आगे पड़ेगा, अभी कोई मतलब नहीं है कि जिसके ऊपर बार है उसको हमें नहीं देखना है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको देखना है। क्यों? क्योंकि इसमें उसी को हमें घटाना पड़ेगा। जिसके ऊपर बार नहीं है ना उसको हमें यहां पर घटाना होगा। तो 5 के ऊपर बार नहीं है तो दशमलव के बाद जितनी संख्या थी 532 वो हमने लिखा। फिर जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको हमें घटाना है। और बटे में जितने के ऊपर बार होता है उतने हमें 9 लिखने होते हैं। अगर 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9 लिखेंगे, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9 लिखेंगे। तो यहां पर 2 अंक के ऊपर है क्योंकि 32 है तो 3 और 2 के ऊपर है, तो 2 9 हम यहां पर लिख देंगे। इसके अलावा जितनों के ऊपर बार नहीं होता उतनी 0 हमें लिखनी होती है, तो उतनी 0 हम यहां पर लिख देंगे। उतनी 0 हम यहां पर लिख देंगे। बस इतना अपने को करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 532 में से 5 माइनस करेंगे 527 आ गया और बटे में कितना है? आपका 990 है। तो बटे में आपका 990 आ गया। 527 बटे 990। हर एक छोटे बच्चे को भी समझ में आएगा, जो पहली बार तैयारी कर रहा है उसको जरूर समझ में आएगा। बात समझ रहे हो? बिल्कुल आसान लग रहा है। ठीक है, हो सकता है बहुत कम स्टूडेंट ने इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हों
क्योंकि रेलवे के एग्जाम्स में ही आते हैं, बाकी एग्जाम्स में आपको इतने ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो समझ में आ गया कैसे अपने को करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, ये अपना क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है, कोस थीटा बराबर 5/4 है, तो आपको बताना है कि 1 + tan थीटा बटे में 1 - कोट थीटा का मान क्या होगा, ये अपने को बताना है। बड़े प्यार से सोल्व करेंगे क्वेश्चंस, आपने बहुत अच्छे से देख लिया। अब मैं इसको छोटा कर देता हूं, क्योंकि इसका बेसिक सॉल्यूशन मैं आपको समझाने वाला हूं, ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करो। साइन का मान हमें दिया गया है, कोस का मान हमें दिया गया है, और हमें क्या बताना है, 1 + tan थीटा बटे में 1 - कोट थीटा का मान हमें बताना है। अब देखो tan थीटा का मान क्या होता है, जो आपका tan थीटा होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है आपका साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ये आपका होता है। और अगर हम कोट थीटा की बात करें तो वो होता है आपका कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ये आपका होता है। तो यहां पर हम मान रखेंगे, tan और कोट का मान हमारे पास आ जाएगा, फिर यहां पर उस मान को रख देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। सबसे पहले tan का मान हम निकालते हैं। साइन का मान कितना दिया गया है आपको, 3/4 दिया गया है। कोस का मान कितना दिया गया है, 5/4 दिया गया है, तो 5/4 हो जाएगा। बटे के बटे में होता है, बदल जाता है, या आप डायरेक्ट यहां से काट सकते हो, तो कितना आ जाएगा, ये 3/5 आपका आ जाएगा। इधर से बात करें तो कोस थीटा, अब हमें ऊपर कोस थीटा लिखना है, तो कोस थीटा का मान है 5/4, साइन थीटा का मान कितना है 3/4। अभी बताया नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 5/3। जब हमारे पास tan थीटा का मान आ गया, कोट थीटा का मान आ गया, यहां पर रखेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो रखते हैं, 1 + tan थीटा का मान कितना है, 3/5 है, तो हमें यहां पर 3/5 लिखना है। क्या लिखना है, 3/5 हमने लिख दिया। इधर क्या है, 1 - में कोट थीटा का मान 5/3 है, तो हम यहां पर 5/3 लिख देंगे। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लो। अब ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता 1 होता है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा तो इधर से आ गया 5, तो 5 एकम 5 प्लस में 3 हो गया। इसके बटे में इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 आ गया, तो 3 एकम 3 और माइनस में 5 आ जाएगा आपका, ये आपका आ गया। अब हमें बदलना है, ठीक है, अब हमें बदलना है, तो ऊपर कितना हो गया आपका 8/5 और नीचे कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2/3 हो जाएगा। क्या ये दिखाई दे रहा है, मैं ये इधर लिख देता हूं। इसको बदलेंगे तो 8/5 तो रहेगा ही, बटे के बटे में होता है वो बदल जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो कितना हो गया 3 बटे में आपका 2 है, माइनस का है, माइनस हम यहां पर लगा देते हैं। अब जो कट रहा है काट दो, 2 से कट रहा है 4 पे, फिर कितना बच गया, माइनस का 4 × 12 और इधर से 5 बच गया, यानी माइनस का 12/5 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बिल्कुल हर एक छोटे से छोटा स्टेप मैंने आपको यहां पर बता दिया, समझा दिया है। अब देखो इतने स्टेप करने की बजाय आप थोड़ा सा और यहां पर कम कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको समझाता हूं। ये आपको दिखाई दे रहा है ना कंफ्यूजन वाला, ये आपको करना ही नहीं है। देखो बड़े प्यार से, इधर कितना है 1 + tan थीटा का मान कितना है 3/5 है, और नीचे 1 - 5/3 है, ये तो हमने लिखा। अब आपको पता है कि इसको गुना करेंगे 5 आएगा, और जोड़ का निशान है तो जोड़ दो, 8/5 आ जाएगा, क्योंकि 5 एकम 5, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, 8/5 बटे में इधर करोगे तो 3 एकम 3, 3 में से माइनस का 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 और बटे में 3 है, जो बटे वाला है बटे में रहेगा। बस अपने को काटना है, तो 2 से ये 4 पे कट गया। अब ऊपर ले जाओ तो ये तो अपना 4/5 है, ये कितना है 3/2 है, लेकिन ये माइनस का है,
तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 2 तो अपना हट गया ना, काट दिया हमने, तो कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है जी। और भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट आप लिख पाओगे और आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे और इसकी हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे ना, तो ये क्वेश्चंस के लिए आपको इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, कि साइन थीटा को कैसे लिखते हैं, तो आपको ये कुछ नहीं लिखना, आप डायरेक्ट उठाओगे कि इधर से 3 उठाया, इधर से 5 उठाया, इधर से 5 उठाया, इधर से 3 उठाया, ऐसे आप करोगे आराम से। लेकिन अभी बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक से मैंने आपको समझा दिया ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, 30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर आयाम वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। कि सबसे लंबे खंबे की जो लंबाई है वो क्या होने वाली, तो बताइए। सबसे लंबे खंबे का सबसे सिंपल, कि अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर लोगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे। इसमें आपको लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई दी गई है। तो अगर आपको सबसे लंबा खंबा निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा आपका, वो होगा आपका L² प्लस B² प्लस में H², आपका मान निकल के आ जाएगा। चलो निकालते हैं। L कितना है आपका 30 है तो 30 का स्क्वायर लिखेंगे, अरे कुछ भी आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस में B का स्क्वायर कितना हो गया 15 का स्क्वायर, प्लस में 10 का स्क्वायर, आराम से जोड़िए, 16 करते हैं, इधर से आ गया 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, प्लस में 10 का कितना होता है 100 है। इन सभी को जोड़ेंगे तो 900 और 100 1000 कितना हो गया 1225। अगर आपको पता है कि 1225 किसका मान होता है तो आंसर निकल गया, ये होता है आपका 35 का स्क्वायर। तो 35 क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आंसर हो जाएगा। तो आपको स्क्वायर और क्यूब याद करने ही होंगे, जिसको याद नहीं होते तो निकालना सीख लो, लेकिन याद करोगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कम से कम 30 तक के तो आपके याद होने चाहिए, 30 से 40 तक के स्क्वायर। बाकी एग्जाम्स में 30 से काम चल जाता है, रेलवे में 40 तक भी पूछता है। ठीक है, तो बताओ इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, कुछ नहीं था। जिसको ये वाला फॉर्मूला याद था वो आराम से कर लेगा, जिसको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, जब तक आपको ना बोला जाए लंबाई ये है चौड़ाई है, आप किसी को भी आगे पीछे मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैलकुलेशन सेम आने वाला है। क्योंकि बताया था ना कि जोड़ में आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुना में आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाला क्वेश्चन निकालिए कि एक समचतुर्भुज के आसन कोण 3 और 6 के अनुपात में है, तो समचतुर्भुज का सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, बताइए। देखो अगर समचतुर्भुज के आसन कोणों का योग आपको पता है ना, तब आप आराम से कर लोगे। यहां पर 2 कोण आपको दिए गए हैं और उनका अनुपात क्या दिया गया है, 3 और 6 अनुपात दिया गया है, यानी कि टोटल अनुपात कितना हो गया आपका 9 हो गया। टोटल अनुपात कितना हो गया 9 हो गया। और जो समचतुर्भुज के आसन कोणों का योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसका मतलब 9 का मान कितना हो गया आपका 180 डिग्री हो गया। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, इसके बटे में 9 लिख देंगे तो 9 दूनी 18 यानी 20 डिग्री हो जाएगा। 1 का मान कितना आ गया 20 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा छोटा कोण, तो जिसका मान अनुपात छोटा वो कोण छोटा, तो 3 का मान अपने को बताना है। जब 1 का मान 20 डिग्री है तो 3 का मान कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। बड़े वाले का पूछता तो 6 गुना 20 कर देते तो कितना आ जाता आपका 120 डिग्री आ रहा होता। तो छोटे वाले का पूछा था तो छोटे वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो याद कर लेना समचतुर्भुज के आसन कोणों का योग है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, चलो बड़े आराम से करना है, अपने को जल्दबाजी नहीं करनी।
और देखो पहला सेट है ना अपना, इसको छोटा ही रखेंगे, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर मैं 30 क्वेश्चंस करवाने लगूंगा, पहली क्लास है, आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, धीरे धीरे आप सब कुछ सीखते हुए जाओगे, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना, जल्दी जल्दी अपने को करना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस लेवल की तैयारी करवानी है और कैसे तैयारी करवानी है। और जैसे मैं आपको यहां पर बेसिक से समझा रहा हूं, क्या इससे और भी नीचे आपको समझाना है, और भी बेसिक से समझाना है, या जितना हम कर रहे हैं वो ठीक है, ठीक है, तो ये जरूर बताना। देखो क्या है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान 625 है, a प्लस बी का मान आपको 5 दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान अपने को ज्ञात करना है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान आपको 25 दिया गया है। तो जब आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख जाए और आपसे या तो ए प्लस बी का मान पूछा हो, ए माइनस बी का मान पूछा हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान आपसे पूछा हो, तो इसका मतलब है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो अपने को लगाना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है आपका ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ए बी को आगे पीछे लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्टूडेंट हैं और हम सभी हैं ऐसे लिखते हैं, जो बुक्स वगैरह में या एग्जाम्स वगैरह में ऐसे लिखा जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया ना कि प्लस में आगे पीछे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हम बचपन से सभी ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, तो मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। ये हो गया। अब हम जिस जिसका मान हमें दिया हुआ है उसका मान रख देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान दिया गया वो कितना है? 625 है, तो यहां पर 625 हम लिख देंगे। उसके बाद a माइनस बी का मान लिखना है, लेकिन यहां पर a प्लस बी का मान दिया गया है, a माइनस बी का मान नहीं दिया गया। तो कैसे निकालना पड़ेगा अपने को जो नहीं दिया हुआ? कहां से निकालेंगे? देखो इधर अपने को दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? यह होता है आपका a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। इसका मान अपने को 25 दिया गया है, प्लस वाले का मान अपने को 5 दिया गया है, तो इसका मतलब a माइनस बी का मान ही अपने को निकालना है। तो यहां से हटके ये 5 इसके बटे में आ जाएगा, 5 पंजे 25, इसका मतलब कि 5 हमारा मान आ गया a माइनस बी का। समझ में आ गया? ये वाला आपको पता होगा, ये हर बार यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक है जी। तो बस यहां पर लग देंगे ए माइनस बी का मान कितना आ गया अपने पास? 5 आ गया। इसका मान अपने को निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान अपने को निकालना है, तो इसका मतलब इसका मान निकालना है, ये बटे में आ जाएगा। तो 5 हटके यहां पर बटे में आ गया, यहां से हटके काट दो, 5 से काटोगे तो 625 कितने पे कटेगा? 125 पे। तो इसका मान कितना आ गया? 125 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। समझ में आया कैसे हुआ? कि आपको ये फॉर्मूले याद थे। जो एडवांस मैथ है ना, उसमें आपको फॉर्मूले ही याद करने होंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको पता चल पाएगा कि कौन से फॉर्मूले का यूज करना है और कहां से क्या चीज निकल सकती है। एडवांस मैथ सीखना हार्ड नहीं होता, बस उसकी अगर कोई स्टूडेंट डेली प्रैक्टिस करे, अच्छे से प्रैक्टिस करे, तो एडवांस मैथ को वो आराम से सीख सकता है, ठीक है। एडवांस मैथ लगता हार्ड है, अर्थमेटिक की तुलना में आसान होता है अगर किसी ने सीख लिया तो, ठीक है। बस इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है, क्योंकि यहां से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका। देखो, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। 3 भाग हैं तो लिख देते हैं, एक भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। ये 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। यहां पर आपका दिमाग जितना जल्दी यूज करोगे और जितना ज्यादा यूज करोगे उतना क्वेश्चन ये आसान होने वाला है, ठीक है।
मैं बिल्कुल सही तरीके से समझाऊंगा जिससे आप एग्जाम में भी कर पाओगे और अभी भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। 1/5 कितना बोला है? 1/5 पूरी लंबाई का। तो जो बेसिक क्लास मैंने आपको करवाई थी मैथ की, उसमें क्या समझाया था कि 1/5 का मतलब होता है टोटल कितना है हमारे पास 5 है। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल 5 है, उसमें से एक हिस्से की बात हो रही है। तो इसका मतलब पहला है, जो पहला भाग है उसमें टोटल 5 में से एक हिस्सा मिल रहा है। तो पहले वाले को कितना मिला? 1 मिला। 1/5 नहीं लिखना, ठीक है? यह तरीका बहुत शानदार है। 1/5 का मतलब क्या हुआ कि टोटल 5 है और उसमें से एक हिस्सा मिल रहा है, तो 1 हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद देखो क्या है कि दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। अब दूसरे भाग की बात हो रही है, वो पहले भाग का 3/2 है। पहला भाग हमारा 1 है, तो इसका 3/2 कितना होगा? इसको 3/2 से गुना कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? आपका 3/2 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2 ही। तो इसको आप 3/2 लिख लो, या 3/2 कितना होता है? आपका 1.5 होता है। अब मैं 1.5 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हमें इस बात का पता है कि ये कितना है, टोटल हमारे पास 5 है, तो 1.5 लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पहले और दूसरे को कितना मिल गया, जो बाकी बचेगा वो तीसरे को मिलेगा। तो इसको आप 1/5 या आप इसको 3/2 कुछ भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, क्योंकि जो स्मार्ट स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा 3/2 का मतलब ही कितना होता है, 1.5 होता है। प्रतिशत वाली जो क्लास करवाई थी ना, अगर आपने उसको सब कुछ देखा होगा और मैथ की बेसिक क्लास देखी होगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे देखो, तीसरा भाग रस्सी का कितना भाग है ये अपने को बताना है। जब देखो टोटल हमारे पास 5 है, 1 इधर से मिल गया, 1.2 यहां से मिल गया, मतलब टोटल 2.5 मिल गया। 5 में से 2.5 हमें मिल गया है, तो अब 2.5 बचा हुआ है, और ये 2.5 किसके लिए होगा? ये आपका तीसरे भाग के लिए होगा। लेकिन अगर हमें पूछा होता कि तीसरा भाग कितना है तो हम लिख देते, लेकिन पूछा है तीसरा भाग रस्सी का कितना भाग है, ये अपने को बताना है। रस्सी का, ये नहीं पूछा कि तीसरे भाग को कितना मिला, ये रस्सी का पूछा है, और रस्सी कितनी है अपने पास? टोटल 5 है। तो अपने को बताना है कि जो 2.5 है वो 5 का कितना है। तो 2.5 एकम 2.5, 2.5 से काटोगे 5 पे 2 पे, यानी कितना हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखना है? 1/2 या 0.5 आप इसको लिख सकते हो। तो भिन्न के रूप में है तो 1/2 हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, और किसी को किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो कमेंट कर देना। अगले सेट में उस क्वेश्चंस को मैं दोबारा सिखाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा, ताकि हमारे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो टाइम एंड वर्क का है, और बार बार बोल रहा हूं टाइम एंड वर्क वाली क्लास देख लो। टाइम एंड वर्क से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और मैराथन क्लास मैंने आपको करवा दी है, सभी टाइप के क्वेश्चंस उससे आप कर पाओगे। देखो अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो ये वाला क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे, एनटीपीसी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्या है, अमित अकेले एक काम को 15 दिन में कर सकता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि अमित है वो अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है। उसके बाद बोला कि बलबीर है, बलबीर के बारे में बोला गया है वो इस काम को 10 दिन में कर सकता है। तो इनकी टोटल वर्क निकालेंगे, क्षमता हमें निकालनी है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, जो इसका एलसीएम होता है। 30 को 15 से भाग देंगे 2, और यहां से 3। ये क्या निकल के आ गई? इनका क्षमता निकल के आ गई, यानी एक दिन में किया जाने वाला कार्य है वो इनका यहां से निकल के आ गया। अब देखो क्या है, अब बोला गया कि अगर अमित अकेला 3 दिन काम करता है, अमित है अकेला 3 दिन काम कर रहा है। अमित एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 2 काम करता है। जब एक दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन में अमित अकेला कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। इतनी बात समझ में आई? टोटल काम हमारे पास 30 है,
उसमें से अमित अकेले ने 6 काम कर दिया, तो कितना काम बचा हुआ है? अब 24 काम बचा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला? फिर बलबीर उसके साथ लग जाता है। इसका मतलब अमित तो काम कर ही रहा है, अब बलबीर भी साथ मिलकर काम करने लग गया, यानी दोनों काम कर रहे हैं। ये एक दिन में 2 काम करता है, ये एक दिन में 3 काम करता है, यानी एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? ये 5 काम करते हैं। ठीक है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा ये अपने को बताना है। काम कितना बचा हुआ? 24 काम बचा हुआ है। एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो कितने दिन लगेंगे? 5 चौके 20, कितना हो गया? 5 चौके 20 हो गया। फिर कितना बच गया? 4/5, यानी 4 सही 4/5 दिन का समय लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो जो काम बचा हुआ है आपका 4 सही 4/5 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे यह पूछे कि पूरे काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो यह तो बचा हुआ काम समाप्त हुआ है। पूरा काम 3 दिन इसने अकेले ने भी तो किया था। देखो अमित अकेला 3 दिन करता है, 4 सही 4/5 दिन ये दोनों मिलकर करते हैं, तो 3 दिन प्लस में 4 सही 4/5 दिन, दोनों को जोड़ोगे तो 7 सही 4/5 दिन आ जाएगा, जो देखो आपको यहां पर ऑप्शंस में भी दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो ऐसे अपने को मिस्टेक नहीं करनी। जैसे जैसे बोला, जो जो स्टेप आपको बोला गया है वो सारे स्टेप अपने को करते हुए चलना है, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या ना आए। ठीक है जी। तो आज का हमारा जो ये सेप्ट है वो यहीं पे समाप्त होता है। आज वाले सेप्ट में हमने सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस रखे थे। अगले सेट में हम 20 क्वेश्चंस रखेंगे, उससे अगले में हम 30 क्वेश्चंस रखेंगे। ठीक है, फिर आगे आने वाले जितने भी होंगे उसमें आपके 30 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस हम रखेंगे। जब हार्ड लेवल का होगा तब हम उसमें 20 क्वेश्चंस रखेंगे, क्योंकि उनको सोल्व करवाने में ज्यादा समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, और ज्यादा समय पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलो, कंटिन्यू पढ़ते चलो, आप सब कुछ सीख जाओगे। मैथ में आप पूरे में से पूरा 30 के 30 क्वेश्चंस आप करने वाले हो। और जैसे मैंने आपको बताया, टाइम एंड वर्क वाली क्लास, ठीक है, टाइम एंड वर्क वाली क्लास, ठीक है, बेसिक वाली क्लास, और साथ में आपकी परसेंटेज वाली क्लास। जिसने नहीं देखी अभी देख लेना और बता देना कि नेक्स्ट चैप्टर की क्लास हम कौन से चैप्टर की क्लास लेके आए। ठीक है, कोई डाउट हो, कुछ कहना हो, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाए, कितने क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए, वो भी कमेंट करके बताना। नए स्टूडेंट जितने भी आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और लाइक शेयर तो आप कर ही दोगे अगर आपको पसंद आया है, हमारी क्लास, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।